जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए लेकर उपस्थित हो गए हैं मॉडल पेपर। और देखिए बच्चों, ये मॉडल पेपर फर्स्ट है और आपको इस मॉडल पेपर से आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। और आपकी तैयारी तो निरंतर जारी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि परीक्षा तो अब आपका नजदीक ही है। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि निरंतर पर डे बच्चों जितना आपके पास समय है सारे सब्जेक्ट को बराबर फोकस कीजिएगा, बराबर बार 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 और जल्दी जल्दी रिवीजन करने पर फोकस कीजिएगा। फटाफट फटाफट रिवीजन करिएगा और मतलब मल्टीपल टाइम आप दोहराने का फोकस करेंगे। पूरा ध्यान देंगे कि आप कितनी बार एक भी चीज, मतलब एक चीज को कितनी बार आप दोहरा पा रहे हैं। ये आपको बहुत काम आएगा। और सारे विषय को थोड़ा थोड़ा करके आप रोजाना का रोजाना पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। इस बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है क्योंकि व्यस्तता थी और स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण आपके लिए वीडियो हम नहीं ला पा रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि अब थोड़ा सा आपको 10-5% चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हमने ये सोचा कि सबसे पहले आपके लिए मॉडल पेपर लेकर उपस्थित होते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कि आपके एग्जाम में पेपर कैसे कैसे आएंगे और कहाँ से। हो सकता है बच्चों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, और अवश्य मिलेगा, देखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इसमें हम आपको करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन से सीधा सीधा नहीं आए तो जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वहां से तो आपको जरूर मिल सकता है 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है। जी हाँ बच्चों, आप जान रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी क्या करें और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करने का प्रयास बनाएं, क्योंकि आप लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से जुड़े हुए हैं बच्चों। इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर क्लास 9 to 12 हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क मिलेगा। तो आप और आपके जो छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको इस चैनल से जोड़िए और निरंतर इसका लाभ उठाइए। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। इसमें ये कह रहे हैं कि गद्य विधा है, ये सभी गद्य विधाएं हैं, तो इसमें आत्मकथा कौन सी है। ऐसे भी पूछ सकता है इसमें जीवनी कौन सा है, इस तरह से यात्रा वृत्त कौन सा है ना, संस्मरण कौन सा है, रेखा चित्र कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर आंसर तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर ये आपकी आत्मकथा है। अब ये तो क्वेश्चन बन ही गया। अब आगे ये क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किसके द्वारा रचा, या किसके रचनाकार कौन है, या लेखक कौन है। तो आप जानते होंगे बच्चों, पहले हमने बहुत अच्छे से सब बहुत सारे वीडियोज को पढ़ा दिया है, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आप सारी चीजें पाएंगे और वहां से चीजों को दोहरा लेंगे, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन करके आएंगे, जितने सारे वीडियो है सबको। तो अब आप जानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन ने और सारी भी कहानियों को लिखा है। अब जैसे आपने कहा आंसर पर देखा तो ये आवारा मसीहा है। अब आवारा मसीहा किसका है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है, जीवनी है बच्चों। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवारा मसीहा कौन सी विधा है, आप बताएंगे जीवनी है। या कलम का सिपाही कौन सी विधा है, आप बताएंगे जीवनी है। और किसने लिखा है तो आप बताएंगे अमृत राय ने लिखा है। और किसकी जीवनी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, थोड़ा सा डीप गया तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। और लिखा किसने? उनके पुत्र ने, अमृत राय ने लिखा है। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, कलम के सिपाही को? तो आप याद रख सकते हैं बच्चों कि कोई भी पुत्र अपने पिता को सिपाही के समान बहादुर समझता है। कैसा? सिपाही के समान बहादुर समझता है कोई भी पुत्र। तो क्या लिखेगा अपने? अब चूंकि कलम का मजदूर भी लिखा गया है मदन गोपाल के द्वारा, तो अब आप कैसे लगाएंगे? तो कलम का मजदूर मदन लगा देंगे और कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय। इस तरह से पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चों। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर खा, मेरी असफलताएं क्या है, कौन सी विधा है। अब यहाँ पर तो ये दिया है। अब ये भी पूछ सकता है कि किसकी रचना है, ये पूछ सकता है कि किसकी रचना है। तो आप बताएंगे कि बाबू गुलाब राय की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय की है। तो ये आप जान रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है कि ये आत्मकथा है ना बच्चों। और ये बाबू गुलाब राय की है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर गा की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए साहित्य लोचन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान दीजिएगा।
साहित्य लोचन के रचनाकार, अब देखिए यहाँ पर रचनाकार की पूछ लिया गया, तो अब रचनाकार आप जानते क्वेश्चन यहाँ पर लिखा ही है, क्या लिखा है कि श्याम सुंदर दास का है। साहित्य लोचन किसका है, तो श्याम सुंदर दास का है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं, तो इन्होंने क्या लिखा आप जानते हैं, इन्होंने आत्मकथा लिखा है, इन्होंने जीवनी भी लिखा है, कुटज लिखा है, अशोक के फूल लिखे हैं हजारी प्रसाद ने, और बाण भट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद ने लिखा है, आप जानते हैं। और इम्पोर्टेंट भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, आप परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, ये सारी चीजें इन्हीं की हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ की ओर। नंबर देखिए बच्चों, घ नंबर, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आंसर आपके तो सामने है ही कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक। तो एक तो क्वेश्चन आपके सामने आया, दूसरा क्वेश्चन और भी यहाँ पर है कि क्वेश्चन दे देगा कि कौन सी विधा है, तो आप क्या बताएंगे कि निबंध विधा है। कैसी विधा है, निबंध विधा है। वहीं पर है राय कृष्णदास आ गए, ये देखिए अब यहाँ पर लिखे हुए हैं राय कृष्णदास। और आपसे पूछ ले कि राय कृष्णदास किस युग के कवि हैं, क्वेश्चन बन सकता है ना कि राय कृष्णदास हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, है ना, अंबिका दत्त व्यास हो गए, ये किस युग के कवि हैं। तो आप बताएंगे कि ये कौन है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या ऐसा पूछ लिया कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं राय कृष्णदास की, तो आप बताएंगे कि भारत मासा इनका है, भारत 12 मासा, भारत 12 मासा और देश दशा, है ना, भारत 12 मासा और देश दशा राय कृष्णदास की है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। सरदार पूर्ण सिंह आप जानते हैं निबंध लिखे हैं, निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आइए रेखा चित्र से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अतीत के चलचित्र, है ना, पैरों में पंख बांधकर अतीत के चलचित्र, ये सब क्या है, ये सब रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र अब किसका है, ये तो आपको मिल गया कि रेखा चित्र पर आधारित रचना इसमें से कौन सी है, तो आपने बता दिया कि क्या अतीत के चलचित्र है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका है, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा का है। किसका है बच्चों, महादेवी वर्मा का। आपने अभी देखा कि साहित्य लोचन किसका है, तो श्याम सुंदर दास का है। चलिए उद्धव शतक हम लोग देख लेते हैं कि उद्धव शतक किस काल की रचना है। उद्धव शतक आपको किस काल की रचना है, तो आप यहाँ पर लिखा ही है कि ये आधुनिक काल की है ना, ये आधुनिक काल की रचना है उद्धव शतक। भक्ति काल में आपके आ जाएंगे, भक्ति काल में अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। भक्ति काल में आपके तुलसीदास आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे, और इनके साथ साथ अब भक्ति काल आपको जानते हैं कि 4 भागों में डिवाइड है ना, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति ऑलरेडी 2 भागों में डिवाइड है, क्या कहते हैं, सूफी प्रेमाख्यान और कबीरदास हो गए, और आपके क्या कहते हैं, जायसी हो गए। तो इस तरह से डिवाइड है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, भक्ति काल आप तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है, तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और इनके रचनाएं इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी तो हो ही गया, प्रेम फुलवारी, प्रेम सुवर्षण, इस तरह से ना, और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। गद्य साहित्य के इतिहास में हमने सारी चीजों, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों पढ़ा दिया है बच्चों। चलिए प्रताप नारायण मिश्र का आप जानते हैं, बहुत सारा इन्होंने लिखा है। प्रेम पुष्पावली, अब देखिए यहाँ पर आप ये चीज देख लीजिए, अभी तो हमको ध्यान में आया बच्चों। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, क्या कहते हैं, ये प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो दोनों लोगों ने लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने प्रेम लिखा है और पुष्पावली लिखा है। क्या लिखा है, प्रेम पुष्पावली, पुष्पावली, इन्होंने प्रेम पुष्पावली लिखा, और यहीं पर इन्होंने क्या लिखा है, प्रेम फुलवारी लिखा है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दोनों में कंफ्यूजन न रखिएगा बच्चों। देखिए पुष्पावली और फुलवारी, फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और पुष्पावली किसका है, तो प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र और भी कई रचनाओं को लिखे हैं, प्रेम पुष्पावली लिखे हैं ये, और कई रचनाएं हैं बच्चों। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिएगा बुक में, सारी चीजों को दोहरा लीजिएगा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। चलिए तुलसीदास की रचना,
तुलसीदास की रचना इसमें से नहीं है, आप जान ही गए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको आंसर लिखा है यहाँ पर कि रामचंद्रिका नहीं है, तो रामचंद्रिका इनकी नहीं है तो फिर किसकी है, ये भी जानना जरूरी है कि अगर इनकी नहीं है रामचंद्रिका तो किसकी है। ये बच्चों केशवदास की है। रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास की है। राम ललाना छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, है ना, दोहावली, ये सब तुलसीदास जी के। रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास जी का ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि आपसे प्रगतवादी कवि नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्रगतवादी कवि 3 है और 1 नहीं है। तो आप आंसर तो आपको मिल रहा ही रहा कि ये प्रगतवादी श्रीधर पाठक नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि श्रीधर पाठक अगर नहीं है तो फिर ये किस युग के हैं। अगर श्रीधर पाठक क्या कहते हैं प्रगतवादी नहीं है तो ये किस युग के हैं बच्चों, तो ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। और ये प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। रामेश्वर शुक्ल, अंचल हो गए, ये सब स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो और श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए सही सुमेलित कीजिए, मतलब इसमें 4 है ना, तो 4 में से कौन सही सुमेलित है। तो आप देख ही रहे हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य है, ये सही है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछेगा एक खंड काव्य है, ये सही है रश्मिरथी, लेकिन ये किसका है ये भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कि दिनकर का है। किसका है, दिनकर का है। दिनकर की और बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि हुंकार हो गया, और रश्मि उर्वशी हो गया, परशुराम की प्रतिज्ञा हो गई, और हारे के हरिनाम हो गए, उजली आग हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया। तो ये सब किसके हैं, दिनकर जी के हैं। और भारत भारती आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। भारत भारती, साकेत भारत भारती, है ना। अब आइए आगे बढ़े। देखिए ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन में है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कठिन क्वेश्चन में है। इसको हमने पढ़ाया भी है कि कौन कौन सा काव्य है। अब देखिए पूरे 10 नंबर के सवाल यहाँ पर आ गए। ये 10 नंबर का सवाल है बच्चों, इस पर आप फोकस कीजिएगा। देखिए ये सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल से समझा दिए हैं। आप जाइएगा, ये देखिए ये हमने पढ़ाया है, ये हमने पढ़ा दिया है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आप अब इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ स्पेस भी नहीं है और लिखने में भी हमको दिक्कत होगी। आप वीडियो में जाइएगा, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा बच्चों, और डिटेल समझ लेंगे तो सारे आंसर आप खुद कर लेंगे। यह देखिए 2 क्वेश्चन रहेगा, अथवा करके रहेगा। क्योंकि आप हाई स्कूल का एग्जाम दे ही चुके हैं, क्लास 11 का, तो आपको ये तो भली भांत पर आपको मालूम ही होगा। ये देखिए अथवा करके रहेगा। और इसी तरह से पद, ये गद्य का खंड का था, और पदे खंड का देखिए ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, कई अंत आपका है ना। ये देखिए आप देखिएगा जाकर, और तो आप पढ़ लेंगे बच्चों वहां से, तो बहुत अच्छे से सारी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ये अथवा करके है, ये भी हमने पढ़ा दिया है आपको। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये 5 अंक का सारी चीजों को हमने पढ़ाया है बच्चों, जितना हमने लेसन पढ़ा दिया, सारे लेसन को पढ़ा, और सारे लेसन के जो क्या कहते हैं ये लेखक जो है बच्चों, इनके जीवनी को हमने सारी डिटेल में पढ़ा दिया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल, सबके जीवनी को हमने पढ़ाया है। आप जाइएगा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब तैयार है। चलिए ये भी सारे लेखक को हमने पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन आंसर के साथ अच्छे से पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा। बहादुर को भी हमने पढ़ाया है। ये इसमें से हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया है बच्चों अभी तक, वही हमने कहा है कि अब ये 10% कुछ चीजें बाकी रह गई, ये हमने नहीं पढ़ा है। ये 5 अंक आप कमेंट बॉक्स में आपस बताइएगा, अगर आपको लगा तो हम इस पे काम अवश्य करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। आप अगर आप कहेंगे तो हम अवश्य इस पर काम करेंगे और आपको पढ़ा देंगे। ये देखिए ये पूरे 7 अंक का है बच्चों, पूरे 7 अंक का है, और सारे लेसन को हमने पढ़ाया है। और इम्पोर्टेंट पूरे क्या कहते हैं मॉडल पेपर को देखते हुए हमने पढ़ाया, पूरे लेसन को नहीं पढ़ाया। मॉडल पेपर को हमने देखा है, 5 से 7 मॉडल पेपर को, और वहां से उठा के वहां पर। अब चूंकि यहाँ हमको लिखने एक्सप्लेन करने में समय लगता है, इसीलिए हमने सीधा वीडियो ही पढ़ा दिया है आपके मॉडल पेपर से। आप देखिएगा संस्कृत का, और वहां पर लिखा भी है मॉडल पेपर से लिया हुआ संस्कृत अनुवाद, आप जाइएगा सर्च कर लीजिएगा बच्चों। देखिए पूरे 7 अंक का है। चलिए ये देखिए, अब वही चीज आपको ये आएगा, चाहे वो करें और चाहे फिर ये करें।
दोनों करना रहेगा। अब ये अथवा करके है। अब ये देखिए 2-2 अंक का ये सारा चीज आएगा। चपत लगाना, मुहावरे लोकोक्तियां भी हमने आपको पढ़ाया है, वीडियो में जाके देखिएगा बच्चों। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपसे ये अब यहाँ पर तो दिया हुआ है कि रविधन इंद्र, रविधन इंद्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पर देखिए तो बच्चों, देखिए यहाँ पर कहीं लिखा होगा रविधन इंद्र, ये देखिए रविधन इंद्र और रविंद्र। तो यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या हुआ है, रवि में जो छोटी ई है और यहाँ पर इंद्र में जो छोटी है, ये दोनों मिलके क्या हो गया, बड़ी ई हो गया है। और जब छोटा कोई चीज मिलके स्वर बड़ा हो जाए तो वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा ना। तो ये कौन सा संधि, अब ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है बच्चों। यद्यपि यदि धन आपी, यदि धन आप, यहाँ पर देखिए अब इसमें कौन सा सही है, तो ये देखिए सही है। अब यदि का हमने इसको अच्छे से समझाया है बच्चों। यदि में छोटी ई ले लीजिए और यहाँ पर आ ले लीजिए, और हमने आपको बताया था कि ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ई का या, और ये दा क्या हो गया, ये दा आधा इसमें जुड़ गया है ना, ई का या हो जाता है और इसमें लग गया आम में दा। आपका यहाँ फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, बता रहे हैं बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर यद लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखने में हमको दिक्कत होता है। अब यहाँ पर यद लीजिए, यद, और यहाँ यद से जो छोटी का मात्रा इसको निकाल दीजिए और यहाँ आप का आ हो जाएगा आपका, है ना। अब ये ई का या हो जाता है यड़ संधि में, तो या हो गया। अब यहाँ ये या यहाँ पर चला आया है ना, या, और ये दा लग गया यहाँ पर, या हो गया, ये यद्यपि हो गया। इस तरह से, इस तरह से ये देखिए बच्चों, हमें विश्वास है चीजें समझ पा रहे होंगे आप। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, आप जाइएगा तो देख लीजिएगा, उसमें समझ लीजिएगा। चलिए पवन, ये अयाधि संधि है बच्चों। ये कौन सी संधि है, अयाधि संधि है। पोधन आन, ओ का औ हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावन होना चाहिए, अगर यहाँ पर पावन लिखा होता तब क्या करते आप, औ का आ हो जाता ना बच्चों, क्या हो जाता, औ का आ हो जाता, तो यहाँ पर पौ हो जाता, पौधन अन। ये संस्कृत का व्याकरण है, ये देखिए पौधन अना पावना। अब चूंकि यहाँ पर पवन है इसलिए पोधन आना पवन है ना। चलिए अब ये देखिए विभक्ति। अब यहाँ पर अस्मात्, रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। आप उंगली पर दौड़ाइए, रामा रामम रामेण रामाय रामात। पंचमी विभक्ति आ रहा है कि नहीं, काउंट कीजिए, देखिए पंचमी विभक्ति आ रहा है और ये प्रथम एक वचन में है बच्चों। तो ये देखिए आंसर आपका है ना, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। अब यहीं पर दूसरा देख लीजिए, सर्वेशाम। ध्यान से सुनिए, देख लीजिएगा बच्चों, हमने साम आम नाम इस तरह से आए अगर लास्ट में, ये देखिए तो वो क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगा और वो बहुवचन में जाके होता है। जैसे बहुवचन में देखिए अब इसी का सर्वेशाम है ना, अब सप्तमी होता तो क्या हो जाता, सर्वेसु हो जाता। ये देखिए सु लग जाता, ये तो ये सप्तमी बहुवचन हो जाता। यहाँ सर्वेशाम है ना, साम राम नाम इस तरह से आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे भी आएगा बच्चों अर्थ, आपको देख लीजिएगा वीडियो में। अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो आप कमेंट में बस बताइएगा, इसको भी दोहरा देंगे, वैसे हमने इसको पढ़ा दिया है। आवरण और आभरण, तो इसका दोनों का अर्थ बताइए। तो बच्चों आवरण का अर्थ क्या होता है, आपको क्या लगता है, चारों तरफ से कोई चीज ढका हुआ, तो क्या चीज ढका रहेगा, आपको क्या लगता है क्या ढका रहेगा, पर्दा है ना, पर्दा। और आभरण मतलब गहना। यहाँ पर देखिए पर्दा और भार भी है, लेकिन भार नहीं होगा, गहना होगा। इसका आगे आंसर हो सकता है दिया हो, हम अभी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका कटा हुआ है, तरणी, हमें लगता है तरणी और तरणी है ना, तरणी और तरणी है। तो तरणी अगर है तो उसका अर्थ हो जाएगा नाव। ये देखिए यहाँ पर सा आंसर इसका सही होगा, तरणी और तरणी है तो इसका नाव होगा। तरणी माने स्त्री और तरणी माने नाव। अब यहाँ पर देख लीजिए,
एक के दो दो अर्थ लिखिए। तो ये रघु के पुत्र को भी आज कहते हैं बच्चों, और बकरा को भी आज कहते हैं, तो इसका तो दो अर्थ हो गया। अनुरूप मतलब के समान हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आदि मतलब शुरुआत, और कारण भी यहाँ पर देखिए अर्थ मतलब धन भी होता है, और इसका कारण भी होता है। आई थिंक ये सही रहेगा। अभी देखते हैं, चलिए अभी गा नंबर को आप देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिस पर आक्रमण हुआ हो। मतलब जिस पर आक्रमण हो तो कौन क्या होगा, आक्रांत हो जाएगा। और जिसे लज्जा ना आ रही हो तो सीधे सीधी बात है, निर्लज हो जाएगा। इस तरह से आपको आसान क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें से कोई बहुत विशेष कठिन नहीं रहेगा, लेकिन आप दोहराए होंगे तो कठिन नहीं लगेगा बच्चों। चलिए ये देखिए, मैंने अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित, अब यहाँ पर दो करना है आपको, शुद्ध वाक्य लिखिए। तो मैंने अनेकों महापुरुषों को, तो अब अनेकों क्यों होगा, अनेक होगा ना। मैंने हिमगिरी पर्वत, तो हिमगिरी ऑलरेडी पर्वत है, वहां पर पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मात्र, केवल, या तो मात्र लगाइए तो केवल लगाइए, आप सिर्फ मात्र लगाइए। एक फूल की माला बनाओ, कहीं एक फूल की माला बनेगी, एक माला मतलब फूल की एक माला बनाओ, फूल की एक माला बनाओ। अभी देखिए यहाँ पर कुछ आंसर भी, हाँ देखिए ये देखिए उत्तर भी दिया है बच्चों, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, एक मिनट। देखिए अभी हमने आपको बताया था रवि धन इंद्र रविंद्र, यदि धन अब यद्यपि पो धन अनः पवन। ये देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन है अस्मात का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना, सर्वे शाम। और यहाँ पर देखिए पर्दा और गहना हो जाएगा, और आभरण का, और सूर्य और नाव हो जाएगा। तरणी माने सूर्य और तरणी माने नाव। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा दिखा नहीं था वो। अब देखिए यहाँ पर अर्थ, एक के दो दो अर्थ ले, तो अज का अर्थ होता है बच्चों रघु के पुत्र और बकरा। अभी हमने बताया अनुरूप, अनुरूप का अर्थ होता है मतलब के समान होना या योग्य होना। अर्थ मतलब होता है धन या कारण। आदि मतलब प्रथम, शुरुआत, और वगैरह भी होता है। देखिए गा नंबर में आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो, है ना, आक्रांत, जिसको लज्जा ना हो, निर्लज। अब देखिए शुद्ध वाक्य को आप देख लीजिए। शुद्ध वाक्य में आप देख रहे हैं कि मैंने अनेक महापुरुषों को, अब यहाँ पर अनेकों लिखा था, आपने देखा था, अनेक करना था। हिमगिरी ऑलरेडी पर्वत है तो वहां पर पर्वत नहीं लगाने की जरूरत है, इसलिए देखिए यहाँ पर पर्वत हटा दिया गया है। मेरे पास मात्र, देखिए केवल भी लगा हुआ था तो सिर्फ आपको मात्र लगाना है, आप केवल भी लगा सकते हैं, मात्र ज्यादा उचित है बस। फूलों की एक माला बनाओ, फूलों की एक माला बनाओ। अब आ जाता है बच्चों यहाँ पर आपको रस और अलंकार, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो अब देखिए यहाँ पर अथवा करके दिया रहेगा आपको, ये भी मतलब सहूलियत है देखिए कि आपको कोई ना कोई तो याद रहेगा ही। देखिए यहाँ पर वीर रस है, यहाँ पर करुण रस है, तो आप करुण रस को आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। मतलब आप परिभाषा भी लिखिए, एक नंबर परिभाषा का हो गया, एक नंबर आपका उदाहरण का हो गया। तो आपको करुण से ही पता चल रहा क्या कि दुख हो, शोक हो, या कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गया हो, या धन संपदा नष्ट हो गई हो, मतलब अधिक, या कोई मतलब प्रेम प्रेमिका या क्या कहते हैं पति पत्नी किसी मतलब बिछड़ गए हो, कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ गया हो, तो वहां पर कैसा भाव होगा, तो दुख का भाव होगा ना। अब जब दुख का भाव है तो कैसा रस होगा, करुण रस होगा। अब देखिए आप अगर उदाहरण में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे अब आप ऐसे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जहां किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर या किसी प्रिय व्यक्ति की मतलब मृत्यु पर या किसी के बिछुड़ने पर या धन संपदा के नष्ट होने पर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहते हैं। आप बच्चों इसको चाहे तो फटाफट कॉपी में लिख लीजिए वीडियो रोक के, क्या कि जहां किसी दृश्य को देखकर, किसी घटना को सुनकर, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर या किसी के बिछुड़ने पर या फिर धन संपदा के नष्ट होने पर हमारे मन पर जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। बस इसको दोहरा लीजिएगा। जैसे उदाहरण में एकदम आसान सा लिख दीजिए कि शोक विकल सब रोमह नारी, आपके सिलेबस में भी दिया है, शोक विकल सब रोमह नारी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तलवार हिम्बारा, है ना। आसानी जैसे राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई थी उस समय की यहाँ पर दशा दिखाई गया है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सखी वह मुझसे कह कर जाते,
तो क्या मुझको निज पक्की बे वह पथ पर बाधा पाते। आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि सखी वह मुझसे कह कर जाते, तब भी आपको पूरा अंक मिलेगा बच्चों। ये तो हो गया आपको क्या कहते हैं करुण रस की परिभाषा। अब आप देखिए वीर रस की। अब वहीं पर वीर रस क्या है? वीरता का भाव उत्पन्न हो, किसी कार्य को करने की जो बलवती इच्छा होती है, वीरता हमारे अंदर होती है, उसी को वीर रस कहते हैं। परिभाषा में आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से इसको सुनिए। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर हमारे मन पे उत्साह का भाव उत्पन्न हो, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपने बचपन से क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे आपके दिमाग में याद होगा। आराम से आपको 2 अंक ऐसे ही मिल जाएंगे। देखिए अब अलंकार की बात हो गई। यमक अलंकार आप जानते हैं, यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार की पहचान है बच्चों की किसी भी काव्य पद में 2 शब्द आएंगे, एक ही समान के 2 शब्द आएंगे, लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर पहले घटा का अर्थ क्या हो गया बच्चों? बादल। और दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम होना, बस, है ना। भारत के सम भारत, भारत के सम। अब यहाँ पर उपमा अलंकार है ना। तो उपमा अलंकार में आप देखेंगे सी लगा रहेगा, सम लगा रहेगा, समान लगा रहेगा। तो ऐसा आप तुरंत देखकर पहचान देंगे, पहचानने को भी आ सकता है। और दोहा कुंडलिया आप देखेंगे बच्चों, दोहा आपको आप जानते होंगे, आसान होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे 7-8 से ही, कि दोहा में प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये तो आपका पहचान हो गया। अब कुंडलिया, कुंडलिया को क्या करेंगे बच्चों? दोहा और रोला, दोहा और रोला मिला दे दोनों, तो कुंडलिया आपका बन जाता है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये चीज हमने क्या चीज है, पत्र हमने नहीं पढ़ा है बच्चों। अभी आपने उधर देखा था खंड काव्य कोई एक नहीं पढ़ाए हैं, और पत्र और ये निबंध, ये 2 चीजें हमने, 3 चीजें आपको नहीं पढ़ा है। बाकी इसमें हम जितना पढ़ाए हैं बच्चों अभी तक सारी चीजों को हमने पढ़ा दिया है। अब अगर आपको ये चाहिए कि मैम ये चीज पढ़ा दे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो अवश्य हम आपको इस पर काम करेंगे और सीधा सीधा मॉडल पेपर में को लेते हुए वहीं से आपको क्वेश्चन के रूप में बना के पढ़ा देंगे। तो अब आप देखिए बच्चों, इसको आप दोहरा लीजिएगा बार बार, है ना, और ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सारी चीजें आप जितनी सारी चीजें देख लीजिएगा, सारी चीजें हमने प्लेलिस्ट अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बना दिया है बच्चों। तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, इतना सारा आप तैयार कर लेंगे, मैक्सिमम अंक आप गेन करके आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के रूप में चीजों को लेकर, और उसके बाद बीच बीच में हम मॉडल पेपर भी ले, चूंकि आपका फर्स्ट पेपर हिंदी ही होगा और 22 फरवरी को है। तो इतने दिनों में हम बीच बीच में आपको लेकर उपस्थित होते रहेंगे मॉडल पेपर, और साथ में क्वेश्चन आंसर के कुछ प्रश्न क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो हमें विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा, पसंद आ रहा, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें बच्चों, और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करें। ये आप बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि हो सकता है आपको जितनी जानकारी हो, आपके आसपास आपको नहीं पता कि बहुत मतलब नहीं जानकारी है, और अचानक से उनको जब भी मिल जाएगा तो बहुत प्रसन्न होंगे और उनको लाभ होगा, तो आपको दुआएं भी देंगे दिल से। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।